Hello everyone, I welcome you all to Studies Code and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी डेली न्यूज एनालिसिस जो होने वाली है फ्रॉम द हिंदू. देन हम कवर करेंगे आपका करंट अफेयर का पोर्शन एंड लास्टली आपको द गैप का पार्ट. एंड ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स के अंडर आपको. सो मेक श्योर करना यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन दैट टाइनी बेल नियर इट सो दैट एवरी डे जब ये सेशन आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए. With that being said, let's start today's session. आज की पहली न्यूज़ है अबाउट दी रिजर्वेशन बिल ऑफ कर्नाटका. देखो कल ही हमने स्टडी किया था कि आपका कर्नाटका स्टेट ने एक बिल पास किया था रिलेटेड टू जॉब्स जहाँ पर उन्होंने रिजर्वेशन डिक्लेयर करी थी. अब क्या हुआ, कल अगर आपने सेशन देखा होगा तो हमने उस बिल को अच्छे से डिटेल में स्टडी किया था. आज भी आई विल गिव यू अ हाईलाइट जिन लोगों ने कल का सेशन नहीं देखा है. ठीक है, सो जो इन्होंने आपका बिल पास किया था कल इसकी बात हुई थी कि बिल आपका आया था एंड देखो कल ही पता था कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल है आपका बिल. तो बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि आपका बिल आगे जाके वॉल्ट तो होगा ही होगा. या तो इसमें आपका सेंटर इंटरवीन करता या फिर आप देखते कि सुप्रीम कोर्ट आपका इंटरवीन करता और ये आपका बिल रुक जाता. ये तो तय था कि होना ही होना था. अब क्या था एक बार मैं आपको रिकैप दे देती हूँ. ठीक है, देखो ये जो आपका बिल आया था इस बिल में कहा गया था कि 50% जो आपकी मैनेजमेंट रिलेटेड जॉब्स थी एंड 75% जो आपकी जॉब्स थी इन नॉन मैनेजमेंट सेक्टर, ये सेक्टर की जॉब्स इन प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स जो भी आपकी कर्नाटका में रहेंगी वो रिजर्व रहेंगी. 50% मैनेजमेंट की एंड 75% आपकी जो नॉन मैनेजरल जॉब्स थी वो प्राइवेट सेक्टर में इन लोगों को करनी पड़ेगी रिजर्व फॉर देयर लोकल्स. तो इन्होंने ये बात कही थी लोकल्स के लिए आपको रिजर्व करनी पड़ेगी. अब इसके लिए इन्होंने क्राइटेरिया क्या रखा था, इन्होंने क्राइटेरिया रखा था अगर आपको लोकल लैंग्वेज आती है वहाँ की और आप लोकल की तरह आइडेंटिफाई करते हो देन हम आपको जॉब के लिए एलिजिबल मानेंगे. लोकल क्या बोला था इन्होंने, लोकल्स कौन होते हैं, कैसे डिफाइन किया था. अगर आप कर्नाटका स्टेट में 15 ईयर्स से रह रहे हो या फिर यू बोर्न देयर एंड यू आर वेरी फ्लुएंट इन द लैंग्वेज, आप फ्लुएंट हो उनकी लैंग्वेज में, देन आप लोग एलिजिबल हो जाओगे. और इसका टेस्ट कैसे करेंगे, इस लैंग्वेज फ्लुएंसी का टेस्ट ये एक करेंगे, एक आपका एग्जाम कंडक्ट होगा प्रॉपर जहाँ पर आपका लैंग्वेज टेस्ट किया जाएगा. या फिर आप वो टेस्ट दो या फिर अगर आपके पास एक सर्टिफिकेट है ऑलरेडी कि आपने स्कूल में अच्छे से आपकी लोकल लैंग्वेज को स्टडी किया है, अगर आप ये पैरामीटर्स फुलफिल करते हो देन आप ये जो रिजर्वेशन है जो कोटा इन्होंने रिजर्व किया है उसके लिए एप्लीकेबल हो जाओगे. अब कॉन्ट्रोवर्शियल बात थी यहाँ पर कि आप प्राइवेट सेक्टर के यहाँ मांग रहे हो कि हम प्राइवेट सेक्टर में आपके ये कोटा रिजर्व करें. दिस इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल और उन्होंने मांगा भी 50% एंड 75% था. दैट इज ऑल्सो वेरी बिग. अब इस पर बात क्या हुई, अब देखो इस पर जो कॉन्ट्रोवर्सी आई आपकी प्राइवेट सेक्टर में, हम अगर कर्नाटका की बात करते हैं सो कर्नाटका इज योर हब, इट्स अ टेक हब है आपका टेक हब. वहाँ पर आप देखोगे मैक्सिमम आपकी जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं वो वहीं पर हैं और आपके देखोगे आप बहुत सारे जो हमारे पूरे इंडिया से जो आपके लोग जाते हैं वो वहीं जाते हैं फॉर जॉब्स. एंड अगर आप प्राइवेट सेक्टर में उनके लिए जॉब्स पहले से ही रिजर्व कर दोगे फॉर देयर पीपल देन उनका जो टेक्निकल हब है वो शायद नहीं बच पाएगा. तो उन्हें टेक्निकल हब के बारे में सोचना है कि जो इनका टेक्निकल हब इतने सालों में इन्होंने बनाया है, इतना बड़ा टेक्निकल हब जो आपने देखा कि कर्नाटका में बिल्ड हुआ है इतने सालों में, दैट विल बी रुइंड, वो खराब हो जाएगा और उस पर काफ़ी हार्म आ जाएगा. देखो क्योंकि एक लेवल तक तो आप जॉब्स दे सकते हो पर आप इतना कोटा नहीं मेंटेन कर सकते हो. क्यों, अब प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं कर सकता है, पहली बात आप कॉम्पिटिशन रिड्यूस कर दोगे. जब आप वहीं के लोगों को दोगे तो कंपटीशन रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि बाहर के लोग नहीं आ सकते हैं. तो आपको जो एफिशिएंसी आपकी मिल रही थी, ठीक है, आपकी एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी क्योंकि आप चाहते हो कि ज़्यादा लोग आए, ज़्यादा कंपटीशन हो, ज़्यादा एफिशिएंसी बने. प्राइवेट सेक्टर इसी वजह से आपका मेन चलता है. सो अगर यही चीज़ लैक करेगी तो आपका प्राइवेट सेक्टर नहीं वर्क कर पाएगा. तो देखो क्या करेगा, जो प्राइवेट सेक्टर की आपकी कंपनीज है इंडिया में ऐसा नहीं है कि और जगह नहीं अवेलेबल है, तो इंडिया में वो और जगह मूव करना स्टार्ट कर देंगे कंपनीज. वो नॉर्थ की तरफ ले आएंगे या दूसरी एरियाज में ले आएंगे जहाँ पर जगह है और जहाँ पर वो एक और हब बना सकते हैं. सो जो टेक्निकल हब इतने टाइम में कर्नाटका में क्रिएट हुआ है दैट विल बी हार्म्ड. नेक्स्ट जो आप देखोगे यहाँ पर कि आपने स्टेट गवर्नमेंट थी
जिसने ये आपका पर्टिकुलर बिल लेकर आया था, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो जो भी गवर्नमेंट जॉब्स देती है वहाँ पर तो वो लोग रख सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर वो लोग रख सकते हैं, वहाँ पर वो लोग अपना रिजर्वेशन लेके आ सकते हैं, वो कोटा इंक्रीज कर सकते हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे कैन डू। बट आप ये सब चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में नहीं कर सकते हो। प्राइवेट सेक्टर में आप ये सेम प्रोसेस अपना फॉलो नहीं कर सकते हो, और इसी वजह से काफ़ी देखो बैकक्लैश भी मिला इसी पर्टिकुलर बिल को। अब लेके जो गवर्नमेंट आई थी वो तो सिर्फ इसीलिए लेकर आई थी कि जो हमारे कर्नाटका के रीजन के लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, उन सब लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट गारंटी कर पाए। बट सिंस इसमें काफ़ी ज़्यादा आपने देखी कि प्रॉब्लम्स आई, प्लस इन्होंने एक चीज़ ये भी रखी थी कि अगर प्राइवेट सेक्टर ये जो उन्होंने पर्टिकुलर मैंडेट बनाया है उसे फॉलो नहीं कर पाती है तो उन्होंने पेनल्टीज़ भी रखी थी कि आपको पेनल्टीज देनी पड़ेगी अगर आप लैग करते हो। सो बहुत हार्श टाइप में आपका रूल आया था। तो इन्होंने क्या बोला इन दिस पर्टिकुलर जो आपका आर्टिकल आया है, यहाँ पर बताया गया कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने कहा कि जो आपका बिल था काफ़ी ही इनिशियल स्टेजेस में था। इनिशियल स्टेजेस में था आपका ये पर्टिकुलर बिल। अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे। जो आपकी कंसर्न्स जो इंडस्ट्री ने दिखाए, इंडस्ट्री थी और जो ट्रेड यूनियंस थे उन्होंने कंसर्न दिखाए कि ये आप ठीक नहीं कर रहे हो, इतनी ज़्यादा रिजर्वेशन देखी। बिकॉज ऑफ दैट सेम पर्पस इन्होंने बोला कि अभी हम हॉल्ट कर देंगे बिल, अभी हमने रोक दिया है बिल, हम इसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे भी अगर इम्प्लीमेंट हो जाता तो आई टोल्ड यू ऑलरेडी सेंटर या सुप्रीम कोर्ट इसमें ज़रूर आके इंटरवीन करता ही करता। नेक्स्ट पे आएंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट विमेन रिप्रेजेंटेशन। अब आपको पता होगा आपका एक विमेन रिप्रेजेंटेशन का बिल आया था जिसमें बताया गया था कि 33% जो सीट्स रहेंगी आपकी पार्लियामेंट में वो विमेन के लिए रिजर्व कर ली जाएंगी, राइट। एक ऐसा आपका बिल आया था, पर्टिकुलर बिल। अब क्या हुआ इस बिल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये 33% रहेगी, बिल तो आया था पर क्या इम्प्लीमेंट हुआ है? अभी तक नहीं, इम्प्लीमेंट तो करा नहीं है आपने अभी तक, एंड अभी भी आप लैग करते हो क्योंकि विमेन का रिप्रेजेंटेशन आपकी पार्लियामेंट में, आपकी गवर्नमेंट में इनफ नहीं है। और जब तक एक प्रॉपर विमेन का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा देन एक प्रॉब्लम आती है आपकी, क्या लैग करोगे? आपकी जो भी आपके लॉज पास होंगे, देखो वो लॉज उतनी ज़्यादा विमेन की तरफ से इंक्लाइन नहीं होंगे, विमेन की वेलफेयर की वर्ड्स इंक्लाइन नहीं होंगे, क्योंकि जब आपकी जो चेयर है जो रोल बना रही है, ठीक है, उन मेंबर्स में ही विमेन्स नहीं है, वो खुद रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, तो जो भी लॉ मेकर्स होंगे उनको जो विमेन है या उनका पूरा इंटायर लोग हैं उनके लिए वो नहीं ऐसे बिल पास कर पाएंगे जो उनको फेवर करें। तो आपको बहुत नीड है कि आप रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज करो। अब रिप्रेजेंटेशन आप 2 मीन से इंक्रीज कर सकते हो, या तो आप पार्लियामेंट में आपकी रिजर्वेशन दे दो जिसकी बिल के लिए आया था जो अभी तक आपका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, या फिर जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप पॉलिटिकल पार्टीज में आप रिजर्वेशन दे दो, आप वहीं पर विमेन का कोटा एक रिजर्व कर दो कि अगर आपके पास पॉलिटिकल पार्टी है, इतने मेंबर्स हैं तो इतने मेंबर्स, इतने पर्टिकुलर रेशो आपकी होनी चाहिए जो विमेन होनी चाहिए। सो दैट इज इम्पोर्टेंट, ताकि आप लेकर आओ चेंजेस और आपको मिले। आप सिर्फ कहोगे हर बार कि हम विमेन को रिप्रेजेंट कराएंगे, हम ये करेंगे, और इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, देन आवर नेशन विल नॉट मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट देखो, आप देखोगे एक स्टैट्स है यहाँ पर, ठीक है, जिसमें इन्होंने कंट्रीज मेंशन कर रखी हैं, कौन सी कंट्रीज हैं और कितनी कितनी वहाँ पे विमेन इलेक्टेड है, रिप्रेजेंट कर रही हैं अभी। स्वीडन में आपकी सबसे ज़्यादा है, 46% है, एंड साउथ अफ्रीका में 45 है आपकी, ऑस्ट्रेलिया में 38 है, फ्रांस में आपकी 38 है, जर्मनी में 35 है, यूके में आपकी 40 है, यूएस में आपकी 29 है, पाकिस्तान में भी आपकी 16% है, और बांग्लादेश में आपकी 20% है। और अगर अभी यहाँ पर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में कितनी है? इंडिया में अराउंड आपकी 12% रहती है, ठीक है, नॉट वेरी एक्यूरेट बट अराउंड 12%, 12 to 14% हमारी रिप्रेजेंटेशन है। तो काफ़ी कम रिप्रेजेंटेशन है हमारी कंपेयरिंग टू अदर कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज से देखोगे, और प्लस आप अगर अपनी नेबर्स से भी देखोगे तो उसमें भी हमारी कम रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर। अब इन्होंने कोटा पार्लियामेंट में इन्होंने रिजर्व कर रखा है? नहीं, इन लोगों ने नहीं रिजर्व कर रखा है, सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश ने पार्लियामेंट में आपकी कोटा रिजर्व कर रखा है, एक रिजर्वेशन रख रखी है। बट इनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है इन्होंने वहां पर रिजर्वेशन दे रखी है। देखो अगर आप देखोगे सिर्फ यूएस, पाकिस्तान और बांग्लादेश में नहीं है ये चीज़ें, बट बाकी सब जगह हैं आपकी। इसे अगर आप रखोगे, अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज में ही उन्हें एप्ट रिप्रेजेंटेशन दोगे, देन भी आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। और सिर्फ हमारे यहाँ पे
द तृणमूल कांग्रेस, जो आपकी तृणमूल की कांग्रेस है, वहीं पर देखा गया है कि विमेन की रिप्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी उन्होंने मेंटेन कर रखी है। ठीक है, आपके क्या व्यूज़ है कमेंट्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं हम। नेक्स्ट न्यूज़ आपकी नेपाल के बारे में है। अब देखो यहाँ पर आपका आर्टिकल आया है कि नेपाल्स गवर्नमेंट आर द मोस्ट अनस्टेबल इन द वर्ल्ड, एंड आई हैव सेड द स्टेटमेंट अ लॉट कि अगर आपकी इंस्टेबिलिटी कहीं पर भी होती है, राइट, देन उससे स्टेबिलिटी को हार्म हर जगह होता है, एवरीवेयर। सो if there is instability somewhere, then it's a harm to stability everywhere. And same thing, नेपाल हमारा नेबर है, so अगर वहाँ पर instability of government है, that will also harm us in the same way. अब जब से आपकी नेपाल गवर्नमेंट आई है, आप देखोगे कि यहाँ पर इतने ईयर्स में अगर हम देखें यहाँ पर कि 16 ईयर्स में एटलीस्ट 14 टाइम्स यहाँ पर आपके जो भी पर्सन इन गवर्नमेंट इंचार्ज है दैट इज चेंज। तो ये चेंज हुए हैं इनके प्राइम मिनिस्टर, और ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि इनके यहाँ बार बार इलेक्शन होते हैं, बार बार चेंजेस होते रहते हैं। अब इससे प्रॉब्लम क्या आती है, अगर आप एक पर्सन या एक आपकी पार्टी नहीं रहती है in the government या in the state for a very longer time, not very longer time, but जितना टाइम बना रखा है कि आप 5 years आपकी गवर्नमेंट रहनी चाहिए, और अगर उस 5 years में भी वो नहीं रहती है, बार बार बीच में चेंजेस आते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे प्रॉब्लम्स आती हैं कि जो भी वो रूल्स बनाएंगे, ठीक है, या जो भी वो लॉज बनाएंगे, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे उतने टाइम में प्रॉपरली, बिकॉज देन अनदर पार्टी विल कम अप एंड दे विल कम चेंज द लॉज, चेंज द रूल्स, अपने अकॉर्डिंग वो चेंजेस लेकर आएंगे, राइट। दैट इज नॉट गुड, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं रहती है। प्लस जो आपके नेबर्स हैं, अगर हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं, ठीक है, डिप्लोमेसी में क्या होता है कि अब एक पार्टी आई है, ठीक है, वी हैव वन पार्टी एंड वन पार्टी हैज़ अ डिफरेंट आउटलुक, उनका आउटलुक कुछ अलग है, उनके नेबर्स के वर्ड, वो कोई अलग पॉलिसी फॉलो करते हैं, एंड फिर आपकी बीच में ही दूसरी पार्टी आ गई और उसकी पॉलिसी अलग है, तो उससे आपकी डिप्लोमेसी में भी बहुत चेंजेस आते हैं। प्लस जो आपके नेबर्स हैं, जैसे हम हैं, अगर हम कोई भी वहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम बीच में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो अगर आप बीच में गवर्नमेंट चेंज कर दोगे, देन व्हाट हैपन्स कि हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है और एक दूसरी पार्टी आई है जिसके हमारे इंडिया के वर्ड्स दूसरा स्टैंड है, अलग स्टैंड है, तो जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जहाँ पर मनी इन्वेस्ट हो चुका है पहले से ही, तो उसमें भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। सो ये सब चीज़ें होती हैं। प्लस देखो हमारा नेबर है तो हमें प्रॉब्लम होती है, जैसे आप देखोगे म्यांमार में जहाँ पर कू चल रहा है आपका, ठीक है, अब वहाँ पर प्रॉब्लम्स होती है, तो वहाँ के रिफ्यूजीज इंडिया आते हैं, तो हमें भी तो प्रॉब्लम होती है ना। सो और प्लस हमने जितने प्रोजेक्ट्स वहाँ पे कर रखे हैं वो हार्म हो रहे हैं, जितना हमने मनी इन्वेस्ट किया वो हार्म हो रहे हैं। तो इट्स बेसिकली अगर इंस्टेबिलिटी कहीं पे भी होती है तो हमारी भी स्टेबिलिटी पे हार्म आता ही आता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अब यहाँ पर नेपाल का मैप भी देख सकते हो, दिस इज नेपाल्स मैप, ये है काठमांडू आपकी, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे हम। अब नेक्स्ट आपकी एक बुक आई है, आपको बुक का नेम और ऑथर पता होना चाहिए यहाँ पर। द नेम ऑफ द बुक इज पावर विदिन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी एंड द राइटर हियर इज आर बाला स्वामीनाथन। ओके, सो दिस इज द पर्टिकुलर नेम, आपको यहाँ पे बुक का नेम और ऑथर याद रखना है। नेक्स्ट आएंगे हम सी पोर्शन पे, which ship won the best ship of the Eastern Fleet Award in 2024। सो देखो रिसेंट में आपका फ्लीट अवार्ड्स कंडक्ट किए गए थे बाय इंडियन नेवी, एंड किस शिप ने विन किया है यहाँ पर, दिस इज INS दिल्ली दैट वन द प्राइज फॉर बेस्ट शिप ऑफ द ईस्टर्न फ्लीट। नेक्स्ट आएंगे, देखो इस अबाउट दिस पर्टिकुलर अवार्ड। अब आपका ये विशाखापट्टनम ने होस्ट किया था ये अवार्ड, प्रेस्टिजियस फ्लीट अवार्ड फंक्शन to honor the Eastern Fleet's exceptional operational achievements over the past years। इसमें आपकी जो INS दिल्ली थी ये रिकग्नाइज की थी बेस्ट शिप ऑफ द ईस्टर्न फ्लीट फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एंड ऑपरेशनल पावर्स। देन देखो INS दिल्ली आपकी एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, ऑफ दिल्ली क्लास की है, ये स्टूड आउट फॉर इट्स स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटीज एंड मिशन सक्सेस। इसके अलावा कौन सी और शिप्स थी जिन्हें रिकग्नाइज किया गया था, तो एक्नॉलेज किया गया था INS कवराती को as the best ship among corvettes। Then we have OPVS and LSTs, while INS Shivalik, INS Sumira and INS Sumitra were commended for their spirited contribution to the Sunrise Fleet। So all of these were recognized। Next आएंगे, which state announced 10% job quota and 60% subsidy to Agniveers। तो कौन सी स्टेट है जिसने अनाउंस किया है, ये स्टेट है आपकी हरियाणा स्टेट, जिसने रिसेंट में आपका अनाउंस किया है ये पर्टिकुलर, ठीक है,
अनाउंसमेंट अबाउट दिस इनिशिएटिव, जिसमें 10% कोटा देने वाले हैं और 60,000 आपकी सब्सिडी देने वाले हैं फॉर अग्निवीर्स। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, ये आपकी हरियाणा गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, जिसमें आपको 10% कोटा दिया जाएगा फॉर अग्निवीर्स इन द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल्स, माइनिंग गार्ड्स, फॉरेस्ट गार्ड्स, जेल वार्डन्स एंड स्पेसिफिक पुलिस ऑफिसर्स। तो वहाँ पर इन्होंने कोटा सेव किया है। देन जो आपकी सीएम है हरियाणा के, उन्होंने बोला है कि जो गवर्नमेंट विल ऑफर्स अ सब्सिडी ऑफ 60,000 पर एनम टू द इंडस्ट्रियल यूनिट दैट पेज एन अग्निवीर सैलरी ऑफ 30,000 पर मंथ। तो उन्होंने सैलरी भी इंक्रीज करी है। प्लस इन्होंने जो और चीज़ ऐड करी है, बोला है कि जो गवर्नमेंट है हरियाणा की, ये एज रिलैक्सेशन देगी आपको 3 years इन मैक्सिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर गवर्नमेंट पोस्ट ऑफ बी एंड सी ग्रुप में। देन जो फर्स्ट बैच है अग्निवीर का, उन्हें एज रिलैक्सेशन मिलेगी आपकी 5 years तक। एंड इट विल ऑल्सो प्रोवाइड 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर अग्निवीर इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू सिविल पोस्ट इन ग्रुप सी एंड 1% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इन ग्रुप बी। सो ग्रुप बी और ग्रुप सी में भी रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाएगी टू अग्निवीर। नेक्स्ट आएंगे, विच कंट्री सेलिब्रेट्स द एनुअल कतारगामा इस्ला फेस्टिवल। सो ये फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट होता है, आपको सिर्फ यहाँ पे कंट्री याद रखनी है, श्रीलंका में है आपका ये जो फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, एनुअली आपका ये फेस्टिवल कंडक्ट होता है। नेम और कौन सी कंट्री है वो याद रखेंगे। नेक्स्ट आएंगे, विच इनिशिएटिव वाज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस गुलवेकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी फॉर इनोवेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो किस इंस्टीट्यूशन को मिला है, सो ये आपके आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेशनल फार्मिंग। सो नेचुरल फार्मिंग जो आंध्र प्रदेश का कमिटी है, उसको ये पर्टिकुलर अवार्ड आपका दिया गया है। सो बस आपको अवार्ड का नेम और आंध्र प्रदेश की कम्युनिटी है जिससे ये मिला है फॉर देयर फार्मिंग टेक्निक्स। उनकी फार्मिंग टेक्निक्स अच्छी है, इसलिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है आपकी। नेक्स्ट आएंगे, विच चीफ मिनिस्टर अनाउंस दी लाडला भाई योजना। ठीक है, आपने लाडली बेटी योजना सुना है, सो अब आपका लाडला भाई योजना आया है। ये बेसिकली जो आपके मेल हैं उनके लिए आया है, क्योंकि फीमेल्स के लिए बहुत सारी आपकी योजना आती है, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि उनके लिए निकालते हैं। ये आपके एकनाथ शिंदे, सो ये आपके महाराष्ट्र के सीएम हैं जिन्होंने ये पर्टिकुलर आपकी योजना अनाउंस की है। क्या है इस योजना के अंडर वो देखेंगे। देखो, आपके महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, इन्होंने अनाउंस की है लाडला भाई फॉर यंग बॉयज एंड ऑल्सो यंग गर्ल्स के लिए इन्होंने निकाली है माझी लड़की बहन योजना। ठीक है, सो ये 2 योजना इन्होंने निकाली है आपकी। एम है इसका आपका कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे 1500 की टू एलिजिबल विमेन अंडर दिस जो आपकी लड़की बहन योजना है उसके अंडर। एंड इसमें बोला गया है कि देखो आपका जो आपका योजना है, दिस विल हेल्प लाडला भाई योजना, दिस विल हेल्प दी अनएम्प्लॉयमेंट इशू जो फेस कर रही है आपकी महाराष्ट्र। इसके अंडर जो यूथ हैं इन महाराष्ट्र, स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर 12th, वो लोग एलिजिबल होंगे। फर्स्टली विल रिसीव 6,000 पर मंथ, मीनवाइल students holding a diploma will receive 8,000 per month, while those who are graduated will get 10,000 per month. So इतना प्राइस उन्हें हर टाइम मिलेगा। ठीक है, अनएम्प्लॉयड लोगों को। Besides, the youth will also be given opportunity to undergo 1 year apprenticeship in a factory, gaining valuable work experience that will help them secure jobs. So plus उनको एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो जॉब गेन करें। बेसिकली उनकी स्किल एनहांसमेंट भी कर रहे हैं, एंड जब तक उन्हें जॉब नहीं मिल रही है तब तक दे प्रोवाइड देम मनी ऑल्सो, फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे ये लोग। ठीक है, उसके अलावा जो आपकी जो गर्ल्स के लिए स्कीम आई है, इसके अंडर एलिजिबल वुमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 21 to 60 years विल गेट अ मंथली अलाउंस ऑफ 1,500 रुपीज उन्हें दिया जाएगा, मंथली अलाउंस मिलेगा। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है दोनों स्कीम्स के बारे में क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे, विच स्टेट गवर्नमेंट अनवील्ड your another yojana which is the कार्य प्रशिक्षण योजना टू टैकल अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द यूथ। एक और आपकी योजना आई है। ठीक है, मुख्यमंत्री की तरफ से ये आई है ये योजना, और ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ही आपकी अनवील करी है। दिस पर्टिकुलर योजना ऑल्सो अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करने के लिए ही आपकी योजना आई है। देखो इसके अंडर क्या है, दिस अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द यूथ, इसको रिड्यूस करना है इन्हें। इसके लिए इन्होंने अनवील करी है आपकी मुख्यमंत्री युवा कार्य परीक्षण योजना, द CM यूथ वर्क ट्रेनिंग स्कीम। इसके अंडर देखो क्या दिया जाएगा, जो भी आपके यूथ हैं दैट आर फ्रॉम 18 to 35 दैट आर रिसाइडिंग इन महाराष्ट्र, वो लोग एलिजिबल होंगे। 12th पास है, पोस्ट ग्रेजुएशन है अगर उनकी, देन दे आर एलिजिबल। ये तो उनका क्राइटेरिया हो गया।
सो उन्हें एम्प्लॉयबल बनाया जाएगा, उनकी स्किल एनहांस की जाएगी, जो एसेंशियल स्किल्स रिक्वायर्ड है मार्केट में एक जॉब लेने के लिए वो उन्हें प्रोवाइड की जाएंगी अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम, ताकि वो स्किल्ड हो जाए आपकी। नेक्स्ट आ जाते हैं टॉप 4 वर्ड्स फॉर टुडे पे। फर्स्ट वर्ड है आपका पेरिशेबल, दैट विल गो बैड क्विकली। देन वी हैव क्विनकेनियल विच इज रेकरिंग एवरी 5 years, ठीक है, जैसे हम बाइएनियल पढ़ते हैं जो हर 2 साल बाद होता है, सो दिस मीन्स आफ्टर 5 years. देन वी हैव limpet which is easily understood or clear. Then we have jilded, covered with thin layer of gold or something that looks like gold. Lastly हम आ जाएंगे क्वेश्चन फॉर द डे पे. आई होप यू आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन, तो सब इसका आंसर ज़रूर करना वहाँ जाकर. एंड अगर आपने यहाँ तक सेशन देखा है देन मेक श्योर यू लाइक दिस सेशन, you share this session with all your friends, and do not forget to subscribe to our channel.